हम लोग कर्नाटक में अंग्रेज को देख चुके और बंगाल में अंग्रेज को देख चुके, ये यहाँ 2 चैप्टर हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आपको पहले भी हमने लिख दिया था कि मैसूर के साथ संबंध हम लोग देखेंगे, आंग्ल मैसूर संबंध आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक, चलिए। आज यहाँ से शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है आंग्ल मैसूर संबंध। तो आंग्ल मैसूर संबंध या आंग्ल मैसूर के बीच जो सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है वो हम लोग देखते हैं क्या है। मैसूर जब स्वतंत्र राज्य के रूप में जो हम लोग के पास आएगा ये 1612 ईस्वी में, आधुनिक काल में अगर हम लोग देखेंगे, मध्यकाल का ही पीरियड है आधुनिक, तो 1612 ईस्वी में पहली बार हम लोग मैसूर को देखेंगे स्वतंत्र राज्य के रूप में। 1612 ईस्वी से मैसूर राज्य की स्थापना आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैसूर का क्या होगा, मतलब मैसूर तो इसके पहले भी जगह रहा ही होगा, कहीं ना कहीं किसी राज्य में होगा। तो मैसूर का जो राज्य आज आप पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल मैसूर संबंध, तो मैसूर का राज्य 1612 ईस्वी में स्थापित होगा यहाँ पे बडियार वंश। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना हो गई मेरी 1612 में बडियार वंश का। ठीक है, ये बडियार ही शासक हुए। ठीक है, राजा बडियार हुआ और 1612 में लोगों ने बडियार वंश की स्थापना की है। इसके पहले इसकी स्थिति थी मैसूर की विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा है। ठीक ना, 1612 से पहले अगर कभी मैसूर पूछा जाता है क्या था ये, तो विजयनगर साम्राज्य जो आप पढ़े हैं इतिहास में, तो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, विजयनगर में के साम्राज्य की जो हार होगी, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से माना जाता है, तो हम लोग को पता है कि विजय तालीकोटा का जो युद्ध है, तालीकोटा के युद्ध से 1565 में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, वो विजयनगर साम्राज्य के लिए निर्णायक पराजय थी। दक्कन के जितने मुस्लिम सल्तनत थी, दक्कन के सभी मुस्लिम सल्तनतों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था और तालीकोटा कोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। उस समय दक्कन के जो भी मुस्लिम सल्तनत थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, विदर, बरार, ये सभी पांचों शक्तियां एक साथ थी, उधर विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ तालीकोटा का, जिसको आप राक्षस तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ तो बाद में चल करके 1565 के बाद में एक नया वंश यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हिंदू शासक एक बार फिर से आएंगे। 1612 में बडियार वंश की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बडियार वंश से। ठीक है, मैसूर में बडियार वंश की स्थापना 1612 में राजा बडियार के द्वारा कर दिया गया। लेकिन इन लोगों का जो इतिहास है कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा बडियार वंश का, वहां हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक दो घटनाक्रम देखेंगे। 1612 में बडियार वंश की स्थापना हो गई राजा बडियार के द्वारा। 1704 में आकर के, 1704 ईस्वी में, ठीक है, 1704 में बडियार वंश का राजा चिक्का देवराज, चिक्का देवराज राजा हुआ। इसने क्या किया, इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। आप सबको पता है औरंगजेब 1707 तक है। 1704 में चिक्का देवराज ने कहा कि ठीक है, औरंगजेब की इसने अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह औरंगजेब के अधीन चला गया मैसूर का राज्य। मैंने आपसे पहले ही कहा बडियार वंश आपको सिर्फ जानना है कि बडियार वंश था मैसूर में। ये पूछता है कभी कभी कि कौन सा वंश था वहां पे, तो बडियार वंश 1612 में आया है, यहाँ से जानेंगे। इसका सीधा 1704 में औरंगजेब की अधीनता बडियार वंश के चिक्का देवराज ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, फिर 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में जाकर के यहाँ का राजा, बडियार वंश का जो राजा है मैसूर में हुआ, वो कृष्ण राज्य बना। ठीक है, चिक्का कृष्ण राज, यहाँ से हम लोग फिर शुरू करेंगे। चिक्का कृष्ण राज राजा हुआ। ठीक ना, ये चिक्का कृष्ण राज, यहाँ से कहानी आगे चलेगी। चिक्का कृष्ण राज के समय राजा तो चिक्का कृष्ण राज है, लेकिन इस समय वास्तविक जो शक्ति है, राजा की शक्ति है, दो व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो गई। दो व्यक्तियों ने क्या किया, पूरे राजा की शक्ति को अपने हाथ में ले रखा था। इसी को हम लोग जाना, एक है देवराज, एक है नंजराज। दो व्यक्ति आ गए सामने जो मैसूर की सत्ता पे पीछे से नियंत्रण रखेंगे। राजा तो चिक्का कृष्णराज होगा, लेकिन नियंत्रण किसका है, तो देवराज का है।
ये सेनापति था। दूसरा कौन है तो नंजराज है, ठीक है, यही कोषाध्यक्ष था, ठीक है। नंजराज, नंद नहीं है, नंजराज है, जो कि कोषाध्यक्ष के पद पे होगा, ठीक है। राजस्व और वित्त का जो नियंत्रक है ये कोषाध्यक्ष था नंजराज, और ये देवराज। बाद में जाके इस दोनों में भी नंजराज ही प्रधान बन जाएगा, ठीक है। दो व्यक्ति ने क्या किया है, कृष्णराज की, किसकी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, तो फिर से नाम ध्यान एक बार दोहराएंगे, चिक्का कृष्णराज जब राजा होगा तो शक्ति किसके हाथ में चली गई, ये दो देवराज और नंजराज के हाथों में शक्तियां चली गई, ठीक है। बाद में नंजराज के अधीन सारी शक्तियां चली गई, ठीक है। नंजराज ही सर्वेसर्वा हो गया मैसूर साम्राज्य का। ये कहानी मैसूर साम्राज्य की इस तरह से शुरू है। इसी बीच में, इसी मैसूर में दो ही व्यक्ति हमको पढ़ना है हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण साबित होंगे, एक हैदर अली, एक उसका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। अब हैदर अली का देखेंगे कि यहाँ पे हैदर अली की एंट्री कैसे हो रही है। देखिए, बडियार वंश आया, बडियार वंश में भी दो व्यक्तियों ने अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदर अली ना वंश का है, ना बडियार वंश का है, ना देवराज और नजराज के वंश का है, कहीं का नहीं है। तो हैदर अली है कौन, तो हैदर अली एक साधारण परिवार से, एक सैनिक परिवार से रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा सुबेदार नहीं रहे। इसके पिताजी जो हैं वो सैनिक परिवार में थे, हैदर अली के ये पिताजी है, वो फतेह मोहम्मद नाम है। हैदर अली के पिता हुए फतेह मोहम्मद, ठीक है। ये एक सैनिक अधिकारी थे, ठीक है। इस राज्य में एक सैनिक अधिकारी के रूप में फतेह मोहम्मद काम करेंगे। हैदर का जन्म 1772 ईस्वी में कोलार में हो गया। 1772 में इसका जन्म से कोलार में, 1772 में 27 में होगा, ये कोलार में इसका जन्म हो गया हैदर अली का, ठीक है। यहां से हम लोग देखेंगे 1727 में, सॉरी 1727 सुधार लेगा, 1727 कोलार में जन्म हुआ हैदर अली का। ये फतेह मोहम्मद इसके पिता थे, एक सैनिक अधिकारी थे, ठीक है। तो हैदर अली भी क्या होगा, इसी सेना में, नंजराज की सेना में भर्ती हो गया। इसके घुड़सवार के रूप में ये हैदर अली आ गया नंजराज की सेना में, ठीक है। यहाँ पे इसको मौका कब मिला, तो मराठा एक प्रमुख शक्ति है दक्षिण की, उसका भी आक्रमण मैसूर राज पर होगा। तो मराठों के लगातार आक्रमण मैसूर पे हो रहे थे, ठीक है। मैसूर पे जो आक्रमण मराठों को लगातार हो रहे थे, ठीक है। और इस मराठे आक्रमण से, ठीक है, जो नंजराज है या देवराज है, इसकी जो शक्ति है लगातार आक्रांत हो रही थी। तो यहीं पे जो मौका मिलना है इसको हैदर अली को आगे आने का। सबसे पहले नंजराज ने क्या किया, इसको डिंडीगुल, एक जगह है डिंडीगुल, यहाँ का सूबेदार बना दिया 1755 में। जिसने बोला ठीक है, 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार बनाया किसको, हैदर अली को। तो हैदर अली जब यहाँ का सूबेदार बन गया तो इसने यहाँ पे दो सुधार किए। पहला काम किया इसने, डिंडीगुल का जब सुधार बनता है तो फ्रांस की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से यहाँ एक अस्त्रागार, एक शस्त्रागार यहाँ पे ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की डिंडीगुल में 1755 में ही, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में कि हैदर अली को कहाँ का सूबेदार बनाया गया, तो डिंडीगुल का सूबेदार नंजराज ने इसको बना दिया, ठीक है, 1755। उसी साल हैदर अली ने क्या किया, यहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना कर दी 1755 में ही, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उसने एक हिंदू सलाहकार भी रखा, उसका नाम था खांडे राव। खांडे राव नामक एक हिंदू सलाहकार रखा। कहा जाता है कि हैदर अली बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए उसने एक हिंदू सलाहकार रखा था जो खांडे राव के नाम से लोग जिसको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब हैदर अली डिंडीगुल का सूबेदार बनेगा 1755 में, किसने बना दिया, तो नंजराज ने बना दिया। इसने काम क्या किया यहाँ पे आके, एक तो पहले आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की फ्रांस की मदद से, दूसरा एक अपना सलाहकार रखा जो खांडे राव जिसका नाम है, ठीक है। इस तरह हम लोग देखते हैं क्या कि हैदर अली घुड़सवार के रूप में इंटर करता है और सूबेदार तक तो बन गया। इसी बीच मराठों के आक्रमण होने हैं, 1759 में मराठों के फिर से आक्रमण हुए। तो इस मराठा आक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका हैदर की रही। इस मराठा आक्रमण को विफल करने में 1759 में मराठों के खिलाफ जो मराठों का मैसूर पर आक्रमण हुआ, एक महत्वपूर्ण भूमिका हैदर अली ने इस युद्ध में निभाया। जब ये युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया तो इसको इसी साल नंजराज ने क्या किया, सेनापति बना दिया कि भाई मैसूर का सेनापति बन जाओ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिंडीगुल में एक सैनिक के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाला हैदर अली
1755 में डिंडुगल का सूबेदार बना। 1759 में उसको सेनापति मैसूर बना दिया गया नंजराज के द्वारा। ठीक है, आपको पता है कि वास्तविक सत्ता अभी किसके पास है, नंजराज के पास आ गई है। इसने क्या किया, उसको हैदर अली को वहां का सूबेदार, मैसूर का सेनापति ही बना दिया। ठीक है, लेकिन सेनापति बन के हैदर अली रुका नहीं। ठीक है, हैदर अली सेनापति तो हो गया 59 में, यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि इसकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ी। और 1760 में वही जो खांडे राव आप देख रहे हैं, हिंदू सलाहकार जो इसने रखा था, उसकी मदद से इसने उसके राजमाता को वंश को अपनी ओर मिलाया और 1760 में नंजराज के की हत्या करवा के इसके शासन के जगह स्वयं को क्या किया, मैसूर का शासक घोषित किया। मैसूर का शासक हो गया। 1760 में इसने नंजराज की शक्ति का अंत कर दिया हैदर अली ने। ठीक है, और स्वयं को 1760 में मैसूर का शासक घोषित कर दिया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाला हैदर अली 1760 आते आते मैसूर का शासक बन गया। ठीक है, देखिए 1760 में मैसूर का शासक तो ये बन जाएगा, लेकिन आपको पता है हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मराठा आक्रमण हो रहे हैं। मराठा आक्रमण रुकेगा नहीं, मराठा आक्रमण फिर से होगा। देखिए पूरा दक्कन का जो राजनीति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले भी जो आप पढ़े हैं कर्नाटक में, यूरोप में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज का लड़ाई पढ़े थे, वहां भी आपने देखा होगा निजाम, कर्नाटक और मराठी अंग्रेज, ये चार का लड़ाई चलता रहा लगातार। यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं, अभी मराठे के बार बार चर्चा आ रहा, अभी निजाम भी आएंगे। ठीक है, और मैसूर रहेगा और अंग्रेज आएंगे। यही शक्तियां, तीन शक्ति और अंग्रेज, चार शक्तियों के बीच ही दक्कन में लड़ाई चली है। ठीक ना, उसमें एक प्रमुख शक्ति मराठे रहे हैं। 1764 में पेशवा माधवराव का आक्रमण होगा मैसूर पे। पेशवा माधवराव का आक्रमण हुआ 1764 में। इस बार जो आक्रमण हुआ, हैदर ने क्या किया, इसे एक संधि कर ली। हैदर अली ने इसे संधि कर ली और मराठों को वापस किया। उनको 32 लाख रुपए और कुछ क्षेत्र दे दिए। सिंपल सा बात समझिएगा, पेशवा माधवराव का आक्रमण हुआ 1764 में। हैदर क्या करता है, हैदर के द्वारा संधि कर ली जाएगी और संधि में मराठों को 32 लाख रुपया देना और गुट्टी और सवानूर के जिले देने स्वीकार कर लिए। दो जिला उसको दे दिया, कि गुट्टी और सवानूर का जिला दिया। ठीक है, मराठों को, और 32 लाख रुपया देना हैदर ने स्वीकार कर लिया। ठीक, इस तरह से मराठों से कुछ समय के लिए वो निश्चित होगा। ठीक है, मराठों से कुछ समय के लिए वो निश्चित हो गया। फिर इसका संघर्ष होना है, आपको पता है, आंग्ल के साथ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध होगा, हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध अलग से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे हम आपसे बता दें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब होगा, इसमें हैदर अली विजयी होगा। हैदर अली की विजय होगी और इस तरह दक्कन में, मतलब दक्षिण भारत में, हैदर अली पहला व्यक्ति होगा या पहला शक्ति होगा जिसने अंग्रेजों को पराजित करने का काम किया है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उसमें हैदर अली अंग्रेजों को हराएगा और इस तरह से पहली शक्ति बनेगा दक्षिण का, जो अंग्रेजों को हराने में सफल होगा। लेकिन दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में, फिर सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, इसी में हैदर अली घायल हो जाएंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हैदर अली का इतिहास यहाँ पे खत्म होगा। ठीक ना, अब हैदर अली को हम लोग एक बार फिर से देख ले। जो आपके पास प्रश्न आ सकते हैं कि हैदर अली क्या है, एक सैनिक परिवार में जन्म हुआ, एक साधारण घुड़सवार सेना के रूप में उसने मैसूर राज्य में अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। नंजराज, जो कि उस समय वास्तविक प्रधान बन चुका था मैसूर का, वो क्या करता है कि हैदर अली को कहाँ का सूबेदार बनाएगा, डिंडीगुल का सूबेदार बना देगा। इसी डिंडीगुल में हैदर अली ने 1755 में जब वो सूबेदार बनता है, उसी वर्ष क्या करेगा, एक आधुनिक शस्त्रागार खोल दिया। किसकी मदद से, तो फ्रांस की मदद से खोल दिया। ठीक है, फिर एक हिंदू सलाहकार खंडे राव को अपने साथ रख लिया। ठीक, 1759 में मराठों का आक्रमण होगा मैसूर के ऊपर। हैदर अली की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, फलता नंजराज ने क्या किया, हैदर अली को सेनापति बना दिया। इस तरह हैदर अली सेनापति बन गया। अगले साल हैदर अली क्या करेगा, नंजराज की शक्ति को समाप्त कर देगा और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, इसके मैसूर के शासक बनने के बाद भी मराठों का आक्रमण होंगे। 1764 में फिर पेशवा माधवराव का आक्रमण हुआ। इस बार वो क्या करेगा, मराठों से एक संधि कर लेगा और दो जिले गुट्टी और सवानूर क्या करता है, मराठों को दे देगा और मराठों को 32 लाख रुपया भी दे दिया और उससे संधि कर ली। ठीक है, लेकिन इसका
युद्ध किसके साथ होना, अंग्रेजों के साथ भी होना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उसमें हैदर अली विजयी होगा। ठीक है, तो इसी एक प्रश्न के तौर से आपसे आता है कि दक्कन में पहली शक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया वो हैदर अली है। ठीक है, फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, इसी युद्ध में हैदर अली घायल होंगे और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब इसके अलावा हैदर अली के बारे में एक चीज और जानना आपको केवल है कि धार्मिक रूप से माना जाता है कि सहिष्णु था, हिंदू कुछ मंदिरों को इसने भी दान देने का काम किया है। तो नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो चामुंडेश्वरी देवी है, चामुंडेश्वरी देवी, चामुंडेश्वरी देवी मैसूर में है मंदिर। ठीक है, चामुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है मैसूर में, इसको हैदर अली ने क्या किया था, दान दिए थे, मतलब धन का दान इसको दिया गया। और हैदर अली के कारण में जो सिक्के हैं, हैदर अली के कारण में जो सिक्के चले हैं, उसमें भी हमको शिव पार्वती और विष्णु की मूर्तियां मिलती हैं। शिव, ये दोनों क्वेश्चन आपसे आता है, पार्वती और विष्णु। ठीक है, जिससे हैदर अली के सिक्कों में, किसमें मिलता है हमको, हैदर के जो सिक्के हैं उसमें शिव पार्वती और विष्णु की मूर्तियां अंकित पाई गई हैं। और दूसरी बात कि चामुंडेश्वरी देवी के जो मंदिर है मैसूर में, इसको भी हैदर अली ने आर्थिक रूप से मदद की थी इस मंदिर को। ठीक है, और हैदर अली का इस तरह से यहाँ पे इतिहास समाप्त होगा। ठीक, इसके बाद इसका बेटा हुआ टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद बेटा हुआ टीपू सुल्तान। और यही दो व्यक्ति को आपको मैसूर में पढ़ना है, एक हैदर अली को जानना है, दूसरा टीपू सुल्तान को जानना है, बस मैसूर में इतना ही है। टीपू सुल्तान हुआ, टीपू सुल्तान 1782 से 1789 तक, 99 तक सुल्तान रहा है। 1782 से 99 ईस्वी तक सुल्तान रहा टीपू सुल्तान। 1782 में पिता की मृत्यु के बाद ये गद्दी पे बैठ गया, 99 तक रहेगा। तो टीपू के बारे में हम लोग जो कुछ चीजें पहले जानेंगे कि इसके बारे में माना जाता है कि ये ऐसा नहीं शासक बना जिसने कुछ परिवर्तन के प्रयास किए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित कर लेगा, इसने बादशाह की उपाधि ली। 1787 में क्या करता है कि बादशाह की भी उपाधि लेगा ये। ठीक है, बादशाह की उपाधि लेगा। आधुनिक तौर तरीकों को जीना और समझना चाहता था। ठीक है, होना क्या है, ये बातें इसलिए बोली जाती हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यहाँ फ्रांसीसी सेना ने टीपू के पास एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ भी हम लोग जेकोबियन क्लब खोलना चाहते हैं। ठीक है, जेकोबियन क्लब खोलने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, टीपू ने क्या किया, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और श्रीरंगपट्टनम में, जो अब कर्नाटक मैसूर की राजधानी बन चुकी थी, जेकोबियन क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, जेकोबियन क्लब यहाँ खोला गया। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि जेकोबियन क्लब फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारत में भी स्थापित होगा। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जेकोबियन क्लब खोलने की स्थापना दी और की अनुमति दी, और स्वयं भी क्या हुआ, इसका मेंबर बनेगा। जेकोबियन क्लब का मेंबर वो स्वयं भी बना। ठीक है, और अपने को नागरिक टीपू कहेगा, और एक उपाधि अपने लिए क्या इसने, नागरिक टीपू। नागरिक टीपू जो फ्रांस के जो क्रांति के विचार थे उससे प्रभावित हुआ था, और इस कारण से अपने आप को नागरिक टीपू कहलाना पसंद कर रहा था। ठीक है, इसी तरह इसने श्रीरंगपट्टनम में ही एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। सब आपसे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया। किसके द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा। तो टीपू सुल्तान के बारे में इतनी बेसिक बातें आपको यहाँ पे जाननी है। ठीक है, कि टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा है, हैदर अली की मृत्यु के बाद ये मैसूर का शासक बनेगा। ठीक है, और ये क्या था, आधुनिक विचारों से प्रभावित व्यक्ति है, इसने अपनी व्यवस्था में भी, सैन्य व्यवस्था में भी परिवर्तन लाने के प्रयास किए थे। धार्मिक रूप से भी थोड़ा सहिष्णु माना जाता है। ठीक है, इसने पहले क्या किया, बादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहां के सैनिकों ने इससे मैसूर में, इसके राज्य में जेकोबियन क्लब खोलने की अनुमति मांगी। जेकोबियन क्लब खोला गया, टीपू सुल्तान खुद भी उसका मेंबर बना। ठीक है, और स्वयं को क्या कहा, नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष की स्थापना की है। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक, इसी प्रकार जिस तरह से हम लोग हैदर अली में जाने थे कि हैदर अली ने एक मंदिर को मदद किया, उस मंदिर का नाम था चामुंडेश्वरी देवी मैसूर। ठीक है, उसी तरह इसका भी हम लोग जानते हैं कि श्रृंगेरी मंदिर, कहा जाता है कि मराठों का आक्रमण हुआ और श्रृंगेरी का जो मंदिर है वो टूट फूट गया। ठीक है, मराठों के आक्रमण के कारण से श्रृंगेरी का मंदिर टूट फूट गया। तो इसने क्या किया, ये श्रृंगेरी के मंदिर का मरम्मत, मतलब पुनः निर्माण के लिए इसको फिर यहाँ भी राशि दी,
और यहीं पे शारदा देवी की मूर्ति स्थापित कराई। ठीक है, दोनों आपसे प्रश्न में आते हैं। ठीक है, कि श्रृंगेरी मंदिर जो है इसके जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है, किसने अनुदान दिया है? अब देखेंगे टीपू सुल्तान के द्वारा कराया गया। फिर यहाँ पे शारदा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई गई। ठीक, और उसके अपने जो महल है श्रीरंगपट्टनम में, वहां भी गंगाधर, वहां भी श्रीरंगपट्टनम में भी गंगाधरेश्वर की पूजा होती थी। उस पूजा को भी उसने रोकने का काम नहीं किया। वहां भी श्रीरंगपट्टनम में उसके जो किला है वहां ये पूजा उसने चलने दिया। मतलब हिंदू के जो तरफ जो मंदिर है या जो पूजा पाठ है उसमें भी इसके हस्तक्षेप नहीं करने के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसको धार्मिक रूप से भी सहिष्णु माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्न अलग से भी टीपू पे आते रहे हैं। ठीक ना, अब ऐसे जैसे टीपू ने अपनी एक जीवनी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी है, तो बहुत जो भी इतिहास में जो भी राजा हुए या प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, अगर उनकी आत्मकथा आई है तो आपके लिए सवाल बन गया है। ठीक ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी एक आत्मकथा है तारीख ए खुदाई। तारीख ए खुदाई के नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, तारीख ए खुदाई के नाम से इसने अपनी एक आत्मकथा लिखने का काम किया है। और एक किताब इसका है, उसका नाम है फताहुल मुजाहिद्दीन। एक बुक इसने और लिखा, फताहुल मुजाहिद्दीन, इस नाम से फताहुल मुजाहिद्दीन के नाम से किताब लिखा है इसने। ठीक है, इसकी किताब आई फताहुल मुजाहिद्दीन के नाम से। तो अब इस किताब में क्या है, ये किताब सैन्य पर आधारित है, मतलब सेना से संबंधित किताब है ये फताहुल मुजाहिद्दीन। इसमें इसने कुछ रॉकेट साइंस की चर्चा की है। ठीक है, रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है इस पे कुछ लिखा हुआ है फताहुल मुजाहिद्दीन में। ठीक है, इसी कारण से टीपू सुल्तान पे एक बार हमारे पूर्व प्रेसिडेंट अबुल कलाम ने कहा कि टीपू सुल्तान क्या है कि पहला रॉकेट साइंटिस्ट है। मतलब रॉकेट साइंस का जो वर्णन है पहली बार सबसे पहले टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। ये अबुल कलाम आजाद ने भी एक बार उनका भी कथन आ गया। तो क्या आधार था? उसका आधार यही था कि फताहुल मुजाहिदीन जो किताब है उसमें उसने रॉकेट साइंस का उल्लेख किया है, जो टीपू की किताब है। ठीक है, और टीपू की किताब है तारीख ए खुदाई। तारीख ए खुदाई ये क्या है? ये उसका आत्मकथा है। ठीक है, अच्छा, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं टीपू के लिए अलग से जो हम लोग जानना चाहिए था हम लोग को। फिर एक उसने बांध भी बनवाया था कावेरी नदी पे, कृष्णराज सागर नाम का एक बांध बनवाया। ठीक है, कृष्णराज सागर नाम का एक बांध टीपू के द्वारा कावेरी नदी पे बनवाया गया। ठीक, इतनी जानकारी टीपू के बारे में रख लीजिएगा, तो इससे बाहर कुछ भी पूछने की संभावना टीपू या हैदर अली पे नहीं है। ठीक है, तो मैसूर में जो शासक जानने थे वो आप जान गए, उनकी चर्चा हमने आपसे कर दी है। अब हम लोग को जानना है कि अंग्रेजों से इनके संबंध, जो हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है, आंग्ल मैसूर संबंध जो आप देखना है आज आपको। तो आंग्ल मैसूर के बीच जो संबंध है ये 4 लड़ाइयों के द्वारा जाना जाता है। आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ और इसमें हम लोग को 4 युद्ध पड़ने हैं। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 लड़ाइयां आपको पढ़नी है। ठीक, अब आप पढ़ लेंगे पहला, फर्स्ट आंग्ल मैसूर। ठीक है, कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? ये 1767 से 69 तक चला। 1767 से 69 तक चलने वाला युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कौन है इस समय? इसमें शासक कौन है? स्वाभाविक तौर से आप पढ़ रहे हैं हैदर को। ठीक है, तो हैदर अली भी शासक है। ये लड़ाई होनी कैसी है? तो हैदर अली राजा बनेगा, आपने पहले भी पढ़ा कि मराठों के आक्रमण वहां पे हो रहे थे। ठीक है, मराठों से इसका विवाद था, निजाम से भी इसका विवाद होगा। निजाम से मेरा विवाद था इसका, सीमा के संबंध में विवाद निजाम के साथ भी था। दूसरी ओर अंग्रेज चाह रहे थे कि निजाम को अपनी ओर हम मिला ले। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम के साथ एक समझौता भी कर लिया कि ठीक है अगर आप हमारे साथ मिल जाइए और हम लोग बालाघाट को जीत लेते हैं। ठीक है, और बालाघाट को जीतेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजों ने निजाम को कहा कि आप 7 लाख रुपए दे देंगे और बालाघाट मेरा हो जाएगा। निजाम इसके लिए तैयार हो गया कि ठीक है बालाघाट का आक्रमण हम लोग करेंगे और बालाघाट को जीतेंगे और अंग्रेज का बालाघाट हो जाएगा। तो हैदर अली को भी अंग्रेजों का ये षड्यंत्र या निजाम के प्रति उनका झुकाव ये पता चल रहा था। ठीक है, कि जो अंग्रेज है निजाम के प्रति झुकाव रख रहे हैं। दूसरे मराठे का लगातार आक्रमण हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों को भी अपने मिलाने का प्रयास किया और अंग्रेज इसमें सफल हुए। अंग्रेजों ने सफल होंगे तो क्या हो गया, हैदर अली वर्सेस एक त्रिगुट खड़ा हो गया, अंग्रेज, मराठा और निजाम एक तरफ हो गए। हैदर अली एक तरफ रह गया, एक तरफ मराठा हो गया, एक तरफ निजाम हो गए।
हैदर अली को जब ये पूरे षड्यंत्र का पता चला कि ठीक है इस तरह के लोगों ने दोस्ती कर ली, संधि कर ली है कि मराठों को कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, निजाम को हो जाए, अंग्रेज को प्राप्त हो जाए, तो हैदर अली ने भी कूटनीति से काम लिया। यहाँ पे घबराया नहीं है बल्कि कूटनीति से काम किया। इसने क्या किया हैदर ने, इसने मराठों से पहले बात की, ठीक है, मराठों से बात की और मराठों को पारसी का प्रलोभन दे दिया कि ठीक है हम आपको क्या करेंगे, 35 लाख रुपए दे देते हैं, आप पीछे हट जाइए। मराठे क्या किए, 35 लाख पे इनसे समझौता कर लिए हैदर अली के साथ, और मराठा शिवसेना वापस चली गई। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिलाया था। हैदर ने क्या किया, मराठों को तो पैसों का लालच दे दिया, 35 लाख देने की संधि कर ली, तत्काल 18 लाख रुपए दे दिए गए और बाकी राशि बोला गया आपको कुछ जिला दे देंगे, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मराठे वापस हो गए, बच गए अंग्रेज और निजाम। तो अंग्रेज और निजाम ने आक्रमण किया हैदर पे। ठीक है, तो अंग्रेज और निजाम का आक्रमण होगा, जोसेफ स्मिथ रहेंगे अंग्रेज की तरफ से। ठीक है, एक नाम आपको ध्यान रखना है, जोसेफ स्मिथ का। ठीक है, और निजाम, ये दोनों व्यक्ति का मिलकर आक्रमण हुआ। जब यह आक्रमण होगा तो हैदर की तरफ से महफूज खान, एक व्यक्ति है, बहुत नाम याद नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, हैदर अली की तरफ से महफूज खान ने क्या किया, निजाम से बात की। ठीक है, निजाम से बात किया और निजाम को अपनी ओर मिला लिया। महफूज खां के प्रभाव में आकर निजाम क्या हुआ, वापस चला गया किसके गुट में, हैदर के गुट में चला गया। ठीक है, अब अंग्रेज अकेले हो गए। अब यहां देख रहे हैं अंग्रेजों ने क्या किया था, मराठा और निजाम के साथ त्रिगुट बना लिया। हैदर अली ने क्या किया, मराठों को पैसे दे करके वापस भेज दिया, बच गया निजाम अंग्रेज। आक्रमण हुआ, लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई के प्रारंभिक दौर में ही एक महफूज खां है, वो क्या करता है, निजाम को समझा लेता है कि आप हैदर से मिल जाइए। तो निजाम क्या करता है, हैदर से मिल जाता है, फलता बच गए अंग्रेज और एक तरफ हैदर और निजाम। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा निजाम का कि जब वो हैदर की तरफ चला गया तो अंग्रेजों ने दोनों को हरा दिया, हैदर प्लस निजाम। अब दोनों हो गए थे, पहले निजाम किधर था, अंग्रेजों का साथ था, लेकिन अब उलट गया और अंग्रेज हैदर क्या और निजाम एक तरफ हो गए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया है, जो दोनों की सेना को हराया। ठीक है, जब दोनों की सेना से हार जाएगा ये लोग, चगमा घाट में ये लोग हार गए, दो जगह ये लोग हार गया लगातार। एक जगह लोग हारा चगमा घाट में, ठीक है, और त्रिवेली में हार गया। दो त्रिवेली जो जगह है, त्रिवेली में ये लोग हारेंगे। ठीक है, दो जगह पे हैदर और निजाम की सेना हारी। जब निजाम हारने लगेगा तो क्या करेगा, फिर भाग जाएगा अंग्रेज की तरफ। ये कहाँ घुस गया, फिर से अंग्रेज से मिल गया। उसको लगा कि नहीं, हैदर अली के साथ रह के हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि हम लोग हार रहे हैं, तो वापस क्या करता है, वो वापस चल गया हैदर अली की तरफ। जब वो अंग्रेज की तरफ आ गया, लेकिन जब अंग्रेज की तरफ आएगा तो हैदर अली के सितारे बुलंद हो जाएंगे। जब निजाम अंग्रेज से मिल गया तो हैदर अली जीतने लगा, और हैदर अली ने क्या किया, मंगलोर पे अधिकार कर लिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे 1764 में 1764 जो मंगलोर था, यहाँ पे किसका अधिकार हो गया, हैदर का अधिकार हो गया। ठीक है, हैदर अली का अधिकार हो गया मंगलोर पे, और इसके साथ साथ और भी अगल बगल के कुछ क्षेत्रों को हैदर अली तेजी से जीतने लगा। और इवन यहाँ तक स्थिति आ गई कि अब हैदर अली बढ़ते हुए मद्रास तक पहुंच गया। हैदर अली की सेना कहाँ पहुंच गई, मद्रास से 5 मील दूर तक पहुंच गई, मतलब मद्रास के इलाके को टच मारने लगा हैदर का सेना। जब ये स्थिति आ गई तो अंग्रेजों ने तुरंत संधि कर ली। ठीक है, तो अब आप देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, कारण क्या है, तो अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि हैदर फ्रांसीसियों से दोस्ती कर रहा है। ठीक है, और इस आरोप के बाद एक दूसरा कारण बना कि निजाम के साथ अंग्रेज साठगांठ करेंगे। ठीक है, फलता हैदर अली असंतुष्ट होगा, फिर अंग्रेजों ने मराठों निजाम को मिला करके हैदर के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया। हैदर ने क्या किया, मराठों को अपनी ओर पैसा देके मिला लिया। ठीक है, युद्ध शुरू हुआ, निजाम क्या हुआ, टूट करके हैदर अली की तरफ आ गया। युद्ध के प्रारंभिक चरण में अंग्रेज जीतेंगे और चकमा घाट में और त्रिवेणी में क्या होगा, हैदर और निजाम की सेना हारने लगेगी। जब ये हार होगी तो निजाम वापस फिर अंग्रेज की तरफ आ गया। जो निजाम अंग्रेज की तरफ चला जाएगा तो हैदर अली फिर जीतने लगेंगे। जब निजाम उधर जाता है फिर हैदर अली जीतते हैं, मंगलोर में जीत गए और स्थानों पर जीता, और हैदर अली की सेना कहां तक, मद्रास तक घुस गई, मतलब मद्रास के बॉर्डर को टच करने लगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, दबाव में आके अंग्रेजों ने संधि कर ली। ठीक है, और इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किससे समाप्त होगा, ये आपका क्वेश्चन है।
उतना जो बीच की कहानी है आपके ध्यान में रही तब भी ठीक है, भूल जाइएगा तभी बहुत अंतर नहीं पड़ता। मद्रास की संधि है, ठीक है, यहीं पे हम लोग एक पढ़ना है मद्रास की संधि। इस मद्रास की संधि के द्वारा 4 अप्रैल 1769 को 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। किसके बीच हो रही संधि? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में संधि हो गई, ठीक है। तो क्या होगा इस संधि में? देखिए, इस काल में जो भी संधियां आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे संधि का कॉमन सा बात होता था। क्या कॉमन सा बात होना है? तो मद्रास की संधि में कॉमन सा बात हुआ, जो विजित क्षेत्र हैं, मतलब जो एक दूसरे ने जीते थे, अंग्रेज जो क्षेत्र जीतेंगे मैसूर का, और हैदर अली जो क्षेत्र जीतेगा अंग्रेज का, वो क्या होगा? अदला बदली इन लोगों ने वापस कर लिया, विजित क्षेत्रों की अदला बदली कर ली गई। मद्रास की संधि का पहला शर्त हुआ कि जो विजित क्षेत्र थे उसके इन लोगों ने आपस में बदल लिया, ठीक है। दूसरा, जो कैदी हुए थे उसकी भी अदला बदली कर ली, ठीक है। तीसरा बिंदु बना, अंग्रेजों ने हैदर अली को आश्वासन दिया कि कोई दूसरी शक्ति आप पे आक्रमण करेगी तो हम आपका साथ देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये संधि किसके पक्ष में गई? हैदर अली के पक्ष में गई। इसलिए कि हैदर अली जीत रहे थे, बेंगलोर पे उसने जीत प्राप्त कर ली, मद्रास के सीमा को टच करने लगे, अंग्रेज दबाव में आके संधि करेंगे। पहली बार, इसी से हम कह रहे हैं कि पहली बार यूरोपीय शक्ति को दक्कन में पराजित करने का काम हैदर अली ने किया, ठीक है। और जब हैदर अली जब विजयी स्थिति में रहेंगे तो संधि भी उनके अनुसार से हुई कि दोनों का विजित क्षेत्र लौट गया। यहाँ तो बराबरी पे है, कैदियों की अदला बदली ये भी बराबरी पे था, लेकिन एक पॉइंट हैदर अली के पक्ष में गया कि अंग्रेजों ने कहा कि आप पे कोई दूसरी शक्ति का आक्रमण होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। हैदर अली ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी संधि की। मतलब ये हैदर के पक्ष में हुई संधि है, मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे आप। तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का जो पीरियड है 1780 से 84, 1780 से 84 है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होगा, ठीक है। 1780 से 84 सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है। देखिए क्या है कि फिर से आपको रिपीट करें, लड़ाई तो थम गई मद्रास की संधि से, लेकिन ये जो इक्वेशन था, अंग्रेज दक्षिण में जो अपना प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर हैदर अली अपने आप को मौजूद करना चाहता और निजाम और मराठे भी हैं। तो इस पिछली बार क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक गुट बनाया था निजाम और मराठों के साथ मिलकर। इस बार क्या हुआ, निजाम और मराठे मिले और हैदर अली उसमें इन्वॉल्व हुआ साथ में। मतलब एक गुट फिर से बना जिसमें एक तरफ निजाम है, मराठे हैं और हैदर अली है। निजाम, मराठा और हैदर है, एक गुट बन गया, ठीक है। तो इन लोगों ने एक गुट 1789 में अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम और मराठों ने एक संघ का निर्माण किया है, ठीक। इसी समय क्या होना है, 1789 की जो घटना आप देख रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने गुट बना लिया। इसी समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चलना है, ठीक है, जहां की फ्रांस अमेरिका के साथ होगा। तो फ्रांस और अमेरिका के साथ होने के कारण से फ्रांस में और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होगी। तो वो शत्रुता के परिणाम यहाँ भी आएंगे, और उसी कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, माही ये जगह आपको नाम याद रखना है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना, ये आपसे कोई प्रश्न आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था, क्या कारण था? माही पर अंग्रेजों का अधिकार। कहां पर? माही नामक बंदरगाह पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है। इस माही पे हैदर अली का मानना था, फ्रांसीसी बंदर है कब्जा था, लेकिन हैदर अली का मानना था कि मेरे संरक्षण में है, मेरे राज्य में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने माही पर अधिकार कर लिया, हैदर अली ने क्या माना, इसको अपने लिए चुनौती माना, ठीक है। और हैदर ने अकाट पे, कर्नाटक की राजधानी है, अकाट पे आक्रमण कर दिया। अकाट क्या है? तो उस समय अंग्रेजों के साथ था, वहां का नवाब अंग्रेजों के साथ है, ठीक है। इसलिए हैदर ने क्या किया, 1780 में अकाट पर, अकाट पे आक्रमण कर दिया, कर्नाटक के अकाट पे इसने आक्रमण कर दिया, ठीक। देख रहे हैं कारण क्या हो रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना अंग्रेजों के द्वारा माही जो बंदरगाह है उस पर अधिकार करना, ठीक है। ये फ्रांसीसी नियंत्रण में था, लेकिन हैदर अली इसको अपने संरक्षण में मानता था, इसलिए उसने क्या किया, इसको चुनौती के रूप में देखा और क्या किया, तुरंत कर्नाटक पे उसने आक्रमण कर दिया, ठीक है।
1780 में वो आक्रमण कर देगा, 1789 में माही बंदरगाह पे कब्जा होगा, 1779 में कब्जा हुआ उसका, ठीक है, माही पर। और 1780 में क्या करेगा, ये कर्नाटक के अखाड़ पे आक्रमण कर देगा, हैदर अली के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, ठीक है। तो उधर से भी सेना आएगी निश्चित रूप से। कर्नल वेली और मुनरो, दो व्यक्ति के नेतृत्व में सेना आई, दो टुकड़ी सेना आई, एक मुनरो के नेतृत्व में और एक कर्नल वेली के नेतृत्व में, ठीक है। कर्नल वेली और मुनरो के नेतृत्व में सेना आई थी। एक युद्ध आपको पढ़ना अरंधी का, कर्नल वेली के साथ हैदर अली का जो संघर्ष हुआ ये अरंधी में हुआ। अरंधी, अरंधी नामक स्थान पे हैदर की सेना और कर्नल वेली की सेना में लड़ाई होगा। इसमें ये कर्नल वेली पराजित हुआ, कर्नल वेली की हार होगी। जब कर्नल वेली की हार हुई तो मुनरो क्या है, ये डर से ही भाग गया, ठीक है। अरंधी में कर्नल वेली की हार हुई, मुनरो भाग गया। इस तरह से प्रथम जो फेज है सेकेंड एंग्लो मैसूर का, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, हैदर अली की जीत हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या था, निजाम और मराठे किधर है, हैदर अली के साथ है। हम लोग आपको पहले ही चर्चा कर रहे हैं कि निजाम और मराठों के साथ हैदर अली ने एक गुट बना लिया था, ठीक है। फलता इस युद्ध में बड़े आराम से उसने कर्नल वेली को हरा दिया अरंदी में, और जो हेक्टर मुनरो था वो डर से ही भाग गया, ठीक है। लेकिन अब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति चली फिर से। जो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जब निजाम और मराठे उधर हैं तो जितना मुश्किल है, तो उसने क्या किया, मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तब भी जानेंगे, एक सालवाई की संधि होनी है 1782 में, 1782 में सालवाई की संधि अंग्रेज और मराठा में होगी। और इस संधि के अनुसार, सालवाई की ट्रीटी के अनुसार, मराठे इस अंग्रेज जो त्रिगुट था निजाम, हैदर और मराठों का, उससे बाहर हो गए। मतलब मराठों ने निजाम का साथ छोड़ दिया। कब, 1782 में सालवाई संधि के द्वारा, ठीक है। इसी तरह इसने क्या किया, निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया। निजाम को बोला कि गुंटूर का जिला आपको दे देते हैं, आप हैदर अली को छोड़ दीजिए। निजाम भी मान गया, गुंटूर का जिला लिया और उसने भी हैदर अली को छोड़ दिया। इस तरह से क्या है, हम लोग देखते हैं कि अब हैदर अली अकेले हो गया। एक सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हमको जानना है, एक त्रिगुट था हैदर, निजाम और मराठों का, ठीक है। युद्ध शुरू हुआ, कारण क्या बना, माही पर अंग्रेजी अधिकार, क्लियर है। युद्ध के प्रथम चरण में अरंदी में जो सेना है अंग्रेजों की वो हारेगी, कर्नल वेली की सेना हारेगी और हेक्टर मुनरो की सेना भाग गई, ठीक। अब इन लोगों ने क्या कर लिया, और मराठों को पहले अलग करवा दिया हैदर से 1782 में। फिर निजाम को गुंटूर का जिला दे दिया, निजाम भी अलग हो गया हैदर से। जब दोनों को अलग कर दिया तब अगला आक्रमण हुआ, ठीक है। अभी बारन हेस्टिंग्स आ चुके हैं यहाँ पे, उसने क्या किया, आयरकुट को भेजा। अब बारन हेस्टिंग्स के द्वारा किसको भेजा गया, आयरकुट को भेजा गया। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई और ये जो लड़ाई होगी वो पोर्टोनोवा में हुई। ये बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है, पोर्टोनोवा का लड़ाई, जो आपसे बार बार पूछता है कि पोर्टोनोवा का लड़ाई किसकी किसके बीच हुआ, ठीक है। तो पोर्टोनोवा की लड़ाई किसके बीच हो जानी है, पोर्टोनोवा की लड़ाई आयरकुट है, ठीक है। इधर से नाम आपको ध्यान रखना है, आयरकुट का है, इधर हैदर होगा, ठीक है। कहां पे लोग लड़ रहा है, तो पोर्टोनोवा में, पोर्टोनोवा का लड़ाई होगा आयरकुट और हैदर के बीच। तो स्वाभाविक है हैदर अभी अकेले हो चुका था, तो इस युद्ध में आयरकुट की विजय होने लगेगी, ठीक है। और इसी युद्ध में हैदर अली घायल हुआ, पराजित हुआ, पोर्टोनोवा में घायल हुआ और हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हैदर अली 1782 में 7 दिसंबर 1782 पोर्टोनोवा के युद्ध में घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो हैदर अली का जो इतिहास है यहाँ पे आके समाप्त हुआ, ठीक है। तुरंत टीपू है, टीपू सुल्तान इसका बेटा, हम पहले चर्चा कर चुके हैं आपसे। टीपू सुल्तान ने कमान संभाला और युद्ध जारी रहेगा, ठीक है। युद्ध बंद नहीं हुआ, हैदर की मृत्यु से पोर्टोनोवा युद्ध समाप्त नहीं होगा। पोर्टोनोवा युद्ध में हैदर की हार होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके बाद राजा बन गया कौन, टीपू सुल्तान। और टीपू ने युद्ध को जारी रखा, और टीपू के समय में इसका युद्ध होगा मैथ्यूज के साथ, ब्रिगेडियर मैथ्यूज। मैथ्यूज को टीपू ने अगले साल पराजित किया। यही अभी युद्ध चल रहा है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली भी लड़ेंगे और टीपू सुल्तान भी लड़ेंगे। सेकेंड आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को, ब्रिगेडियर मैथ्यूज को क्या किया, पराजित किया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए, इसलिए कि वहां यूरोप में संधि हो गई अंग्रेजों के साथ, तो फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। जो फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए तो टीपू ने भी संधि कर ली अंग्रेजों से, ठीक है। फ्रांसीसी के युद्ध से अलग होने के बाद टीपू ने संधि कर ली, जिसको हम लोग जानते हैं मंगलोर की संधि।
तो ये दूसरी संधि आपको पढ़ना है, मंगलोर संधि। पहली संधि, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है किस संधि से? सीधा क्वेश्चन होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई किस संधि से? मद्रास की संधि से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये समाप्त हो रहा है किस संधि से? मंगलोर की संधि से। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मद्रास से, किसकी भी संधि हुई थी? हैदर अली था उस समय, ठीक है। दूसरा जो मंगलोर की संधि हो रही है, तब कौन आ गया है? टीपू सुल्तान है, ठीक है। अब हैदर अली नहीं है, चूंकि हैदर अली की दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही मृत्यु हो गई। तो मंगलोर की संधि आपसे पूछेगा तो टीपू सुल्तान है, उधर गवर्नर लॉर्ड मेरकाटनी है, ठीक है। लॉर्ड मेरकाटनी जो है गवर्नर है, इसके साथ एक संधि होनी है, ठीक है। फिर संधि वही होगी, विजित क्षेत्र की अदला बदली हो गई, ठीक है। तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध भी लगभग बराबरी पे छूट गया, अभी कोई निर्णायक हार जीत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर से हम लोग को पढ़ना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जब निर्णायक हार जीत नहीं हुआ तो लड़ाई आगे चलेगी। आपको पता है, जब तक निर्णायक रूप से कोई शक्ति स्थापित नहीं हो यानी थी, तब तक ये संघर्ष आगे होना है। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग को देखना पड़ेगा 90 से 92, ठीक है। अब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध है, जिसका पीरियड होगा 90 से 92, ठीक ना। 90 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आप पढ़ेंगे। देखिए, ये सिंपल सा कारण से बना ये है कि फिर से वो अविश्वास का दौर चलेगा अंग्रेजों के बीच और टीपू के बीच, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज अभी भी निजाम के तरफ से सोच रहे होंगे और टीपू अपना स्वतंत्र सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो लड़ाई का मुद्दा इस बार क्या बनेगा? इस बार मुद्दा बना कि डचों ने क्या किया, त्रावणकोर के राजा ने क्या किया, डचों से 2 दुर्ग खरीद लिए। डच शक्ति के पास 2 दुर्ग थे, जिसको त्रावणकोर के राजा ने ले लिया। टीपू का मानना था कि ये जो दुर्ग हैं उसको मिलने चाहिए थे, ठीक है, उसके क्षेत्र में, ये उसको खरीदना चाहता था, ठीक है। लेकिन लिया किसने? तो त्रावणकोर के राजा ने डचों से 2 दुर्ग ले लिए थे, ठीक है, किरंगानूर और आइकोटा का दुर्ग, ठीक है। बहुत नाम आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए युद्ध का, ये दुर्गों का जो नाम है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि त्रावणकोर का जो राजा है उसने क्या किया, डचों से 2 दुर्ग प्राप्त कर लिए। टीपू का मानना था कि जो दुर्ग है उसके इलाके में है, इसलिए उसको मिलना चाहिए। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, त्रावणकोर के राजा के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, 1789 में, ठीक है, 1789 में ही पहले त्रावणकोर पे इसने हमला कर दिया। हमले का कारण आपको पता है कि डचों के जो दुर्ग हैं उस पर त्रावणकोर के राजा ने उसको खरीद लिया, डचों से प्राप्त कर लिया। टीपू ने विरोध में त्रावणकोर पर हमला किया। अब ये जो त्रावणकोर का राजा है वो क्या था, वो अंग्रेजों का मित्र है, अंग्रेजों का मित्र राज्य था ये। तो जब हमला हुआ तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर के पक्ष में मोर्चेबंदी की है, ठीक है। और जैसे आक्रमण होगा, कार्नवालिस बंगलोर पर आक्रमण कर देगा। जो 90 में है, कार्नवालिस ने क्या किया, बंगलोर पर आक्रमण कर दिया। इस समय अब कार्नवालिस आ गया है यहाँ पे, तो कार्नवालिस का आक्रमण हो जाएगा बंगलोर पे, ठीक ना। कार्नवालिस ने बंगलोर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसने एक बड़ा अच्छा काम किया कार्नवालिस ने कि निजाम और मराठों को फिर अपनी ओर मिला लिया। निजाम और मराठों को लेते हुए कार्नवालिस ने टीपू के खिलाफ आक्रमण किया, बंगलोर पर आक्रमण किया और वहां से श्रीरंगपट्टम का घेरा डाल दिया। श्रीरंगपट्टम क्या है आपको पता है, इसकी मैसूर की राजधानी है। श्रीरंगपट्टम का घेरा डाल देगा तो टीपू सुल्तान ने इससे संधि कर ली, ठीक है। टीपू को लग गया कि मेरी हार होगी, ठीक है। निजाम से मराठे और कार्नवालिस के नेतृत्व में जब सेना ने श्रीरंगपट्टम का घेरा डाला तो टीपू सुल्तान ने संधि कर ली। स्पष्ट रूप से संधि का नाम हो गया श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792, ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ किस संधि से? मद्रास की संधि से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ किससे? मंगलोर की संधि से। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो रहा है किससे? श्रीरंगपट्टम की संधि से, ठीक है। श्रीरंगपट्टम की संधि से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में समाप्त हो गया। लेकिन ये जो संधि है, ठीक है, श्रीरंगपट्टम की ये जो संधि है, ठीक है, ये टीपू के लिए बड़ी ही नुकसानदेह संधि थी। टीपू हार की स्थिति में था, टीपू को बहुत झुक करके संधि करनी पड़ी। अब संधि के प्रावधान को जैसे आप जानेंगे, आप समझ जाएंगे कि टीपू सुल्तान को ये संधि कैसे करनी पड़ी है, पराजय की स्थिति में करनी पड़ी है। जैसे इसके तहत टीपू के राज्य के आधे हिस्सों को अंग्रेजों ने ले लिया, ठीक है। टीपू सुल्तान के राज का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों ने ले लिया, जिसको आपस में लोगों ने बांट लिया। क्या क्या अंग्रेजों ने उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं, जैसे 12 महल का क्षेत्र, डिंडुगुल का क्षेत्र, डिंडुगुल आपको पता है जहां का हैदर अली पहले सूबेदार बना था, और डिंडुगुल,
बारामहल और मालाबार, ये 3 क्षेत्र किसको मिल गए? अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है, मराठों को क्या दिया? मराठों को बोला कि तुंगभद्रा नदी के उत्तर का जो भाग है आप ले लो। ठीक है, तो मराठों को मिल गया तुंगभद्रा नदी के उत्तर का साइड, बच गया निजाम। निजाम को बोला कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कि पेन्नार नदी और कृष्णा नदी, पेन्नार और कृष्णा 2 नदियां हैं, पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का जो भाग है आप ले लो। तो निजाम को मिल गया पेन्नार और कृष्णा नदी का भाग, मराठों को मिल गया तुंगभद्रा का उत्तरी भाग, और अंग्रेजों ने ले लिया मालाबार, ठीक है, बारामहल और डिंडीगुल, अंग्रेजों ने ले लिया। मतलब टीपू का आधा राज चला गया। ठीक है, सेंगरापट्टम की संधि से। इसके बाद टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध में हर्जाने के रूप में भी देने पड़े। ठीक है, तो निश्चित रूप से संधि क्या थी टीपू सुल्तान के लिए? मतलब स्पष्ट है कि टीपू के पक्ष में नहीं थी, टीपू को पराजय की स्थिति में संधि करना पड़ा था। ठीक है, इसी संधि के बाद कॉर्नवालिस का एक स्टेटमेंट आया है जो बहुत आपसे एग्जाम में पूछता है। कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया, कथन आया कॉर्नवालिस का कि हमने अपने शत्रुओं को बिना शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने फिर से इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट आया कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए ही शत्रु को लंगड़ा बना दिया है। ठीक है, मतलब हमने अपने मित्रों को, इसके मित्र कौन थे? निजाम मराठा, इसको बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया ही। आप देख रहे हैं इसको बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं मिला है। ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा किसके पास रहा? अंग्रेजों के पास रहा। तो अधिक शक्तिशाली बनाए ही शत्रु को क्या किया? मतलब मैसूर को क्या किया? लंगड़ा बना दिया है। ये कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट आया है श्रीरंगपट्टम की संधि के ऊपर। ठीक है, कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को क्या किया? लंगड़ा बना दिया। ठीक है, ये श्रीरंगपट्टम की संधि पे कॉर्नवालिस है। ठीक है, इसका आपको पढ़ना चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90-92 में हो गया आपका। चौथा जानेंगे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, ये आपका है 1799 में। ठीक है, को पता ही है कि जब तक ये निर्णायक रूप से नहीं फैसला होता है युद्ध चलते रहना था। तो 99 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। इस समय लॉर्ड वेल्लेली का आपको एक प्रसिद्ध पता है, एक नीति उसकी आई थी सहायक संधि की। लॉर्ड वेल्लेली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भिजवाया। ठीक है, लेकिन टीपू ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। तो जब टीपू ने इस संधि को मानने से इनकार किया तो वेल्लेली ने क्या किया? आक्रमण की घोषणा कर दी। सिंपल सा है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या बना? टीपू सुल्तान के द्वारा सहायक संधि मानने से इनकार करना। ठीक है, ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है, वेल्लेली ने क्या किया? आक्रमण की घोषणा कर दी, और इस लड़ाई में श्रीरंगपट्टम का जो उसका राजधानी का जो दुर्ग है, उसके किले के दरवाजे पे ही टीपू सुल्तान युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, इस तरह टीपू सुल्तान की कहानी भी यहाँ पे समाप्त हो गई। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद इन लोगों ने क्या किया कि बडियार वंश, आपको याद होगा मैसूर राज किसका था? बडियार वंश का था। बडियार वंश के एक बच्चे को, लगभग 2 ही साल का था, कृष्ण राज को इन लोगों ने राजा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा में ले लिया और सहायक संधि उस पर लागू कर दिया मैसूर पे। इस तरह मैसूर राज का पतन हो गया। ठीक है, और इस युद्ध के बाद, मतलब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेल्लेली का जो कथन आया, वो भी आपसे बार बार पूछता है कि कब बोला गया है, किस संदर्भ में बोला गया। वेल्लेली ने कहा कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। ठीक है, अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। ये किसका स्टेटमेंट है? वेल्लेली का स्टेटमेंट है। कब आया? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय के बाद, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पे अंग्रेजी राज स्थापित हो गया। ठीक है, सहायक संधि लाभ दी गई, अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में उस राज को ले लिया। तो वेल्लेली का एक कथन आया कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। स्पष्ट है? इस तरह से हमारा मैसूर खत्म हुआ। ठीक है, आंग्ल मैसूर जो हम लोग देख रहे थे अभी तक, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर ही आपका खत्म हो गया है।